गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं देखो 11th क्लास की बेटा सेकंड वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। आएगा समझ में? आप 2 से 3 बार इसको देखिए तो आपको 11th क्लास के लगभग 4-5 चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, जो कि हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर आप इसको 2-3 बार देख लेते हो। लेकिन इसको देखने से पहले आपको हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहली वीडियो में हमने कराया था ना, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो उसमें ये चीज़ें कैसे कैसे जाएंगी ये हम आज आपको बताएंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पहली वीडियो देखिए, फिर इसको देखिए, 2-3 बार देखिए इस वीडियो को। आपको देखना 4-5 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये RDS एकेडमी नाम से हमारा चैनल है, अभी बनाया है बच्चों हमने, और हम मेहनत करेंगे और आपको सिखाएंगे। आप देखिए ज़रा, आप बस हमारे साथ चलिए, देखिए आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो आज बेटा हम आपको असेट्स बताने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, जब हम असेट्स की बात करते हैं बच्चे, तो असेट्स में देखो बेटा होता क्या है, मैं आपको बताऊं। देयर आर 2 टाइप ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स और करेंट असेट्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में जो सामान है, ठीक है, वो किसका है, तो आप बोलोगे पापा का। समझ में आ गया? मैं बोलूँ कि आपके घर में आपके पापा की असेट्स क्या है, तो आप बोलोगे, तो देखो मैं बताता हूँ आपके पापा के असेट्स क्या है। आपके जो आप जिस घर में आप रहते हो वो पापा का, फ्रिज पापा का, टीवी पापा की, बर्तन पापा के, सब कुछ पापा का ही तो है, तो वो सभी आपके पापा की असेट्स कहलाएगी। इसी तरीके से एक कंपनी की भी असेट्स होती है। ये देखो, ये सारी कंपनी की असेट्स है, फिक्स असेट्स और करेंट असेट्स। ठीक है, फिक्स असेट्स जो होती है ना, एक कंपनी को स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए फिक्स असेट्स लगाई जाती है, आगे बढ़ाने के लिए फिक्स असेट्स लगाई जाती है। ठीक है, और करेंट असेट्स का यूज बिजनेस में होता है, बिजनेस करते हैं हम करेंट असेट्स से। तो फिक्स असेट्स की पहले हम बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिक्स असेट्स, विजिबल फिक्स असेट्स और इनविजिबल फिक्स असेट्स। जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, इट्स कॉल्ड विजिबल फिक्स असेट्स। जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड इनविजिबल फिक्स असेट्स। ठीक है, तो विजिबल में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, एयर कंडीशन, कार, इक्विपमेंट, ये सब विजिबल में आते हैं। और इनविजिबल में गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो हमारी गुडविल है, गुडविल क्या होती है, इफ़ आर ओल्ड कस्टमर रिटर्न बैक टू आर कंपनी टू परचेज गुड्स, दैट मीन्स योर गुडविल इज़ गुड। ठीक है, वो जो रिटर्न बैक आया है ना, वो हमारी गुडविल की वजह से आया है, हम अच्छा सामान देते हैं इसलिए आया है। ओके, इक्विपमेंट का मतलब देखो बेटा क्या होता है। इक्विपमेंट का मतलब होता है जैसे बाथरूम में टॉयलेट पेपर आप लगवा देते हो, ठीक है, तो वो इक्विपमेंट है। आगे समझ में? तो इक्विपमेंट का मतलब एक तरह से सजावट का सामान होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पेटेंट। पेटेंट तो हमने देखा होगा, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो अपने आप को पेटेंट करवा लेती हैं ताकि कोई और उनके नाम से कुछ और ना खोल पाए। जैसे कि मान लो रिबॉक है, टाटा है, रिलायंस है, इन्होंने अपने आप को पेटेंट करा रखा है। ठीक है, तो अगर आप इनके नाम से कुछ चीज़ बेचना चाहते हो या इनका प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो आपको इनसे पेटेंट जो है रेंट पे लेना पड़ता है, तब आप बेच सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बेच सकते हो। ट्रेडमार्क तो आपने देखा ही होगा, टाटा का ट्रेडमार्क T देखा होगा, मैकडोनल्ड का M होता है, रिलायंस का वो R होता है। समझ में आ गया? तो ये सब ट्रेडमार्क तो आपको पता ही होंगे। और ये तो सर आपको जानते ही होंगे, आप अकाउंट्स मैंने आपको पढ़ाया है, तो चैप्टर जो कराए हैं तो उसमें ये समझा दिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो होते हैं ना, बिजनेस पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है, तो कैश में सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, फिर बैंक से बिजनेस होता है, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवल, प्रीपेड, एकड, एडवांस, शॉर्ट टर्म, ये सभी क्या है, डेबिट का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन, ये सभी क्या है, करेंट असेट्स हैं। तो कैश आपको पता है, बैंक भी आपको पता है, डेटर क्या होता है। ठीक है, वैन वी विल सेल आर गुड्स ऑन क्रेडिट टू एनी अदर पर्सन, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड डेटर। जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिसको आपने उधार पैसे दे दिए हैं, जिसको उधार में माल बेच दिया है, उस पर्सन को आप डेटर बोलोगे, डेटर। ठीक है, ओके। स्टॉक का मतलब होता है जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जिस माल को आप बेच रहे हो, जिस माल को आप बेच रहे हो उसको बोलते हैं स्टॉक। जिसको आप खरीदते हो और बेचते हो उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो तो पेन, पेंसिल, बुक्स, ये सभी स्टॉक हैं। लेकिन कंप्यूटर आप खरीदते हो तो स्टॉक नहीं है, वो फिक्स असेट्स कहलाएगा। बिल रिसीवल, बिल रिसीवल क्या होता है बेटा, अगर हम बेटा मैं अगर किसी से बोलूँ कि भाई आई वॉन्ट टू परचेज योर गुड्स बट आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ, तो मुझे कोई नहीं देगा माल। अगर मैं किसी को 3 महीने बाद पैसे दूंगा तो कोई मुझे माल क्यों देगा, और मेरी क्या गारंटी है कि मैं उसको 3 महीने बाद दूंगा या नहीं दूंगा। तो इसलिए BR बनवाया जाता है।
ठीक है। ये BR होता है, आपको जो है ना आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, प्रॉमिस नोट देना पड़ता है कि भाई आई विल पे योर अमाउंट आफ्टर 3 मंथ, दिस अमाउंट आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। और उसको वो जो उसको जो आपको बेच रहा है, जो क्रेडिटर है, अगर आप मना करोगे तो वो उसको कोर्ट में दिखा देगा और आपको जेल भी हो सकती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया बेटा ऐसे खर्चे जो टाइम से पहले ही कर दिए गए हैं। जैसे रेंट आपको दिसंबर का देना है बट आप नवंबर में ही दिसंबर का रेंट दे देते हो, तो इट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट। एक्कर्ड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आप अर्न तो कर चुके हो बट आपको मिली नहीं है। जैसे मैं आपकी कंपनी में आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मेरा माल बेच दो, मैं आपको 5% कमीशन दूंगा। आपने मेरा माल बेच दिया लेकिन मैंने अभी तक आपको कमीशन नहीं दी है, लेकिन आपने अर्न कर लिया, वो मिल जाएगी आपको बाद में। एडवांस पेड, आपको पता ही है किसी को एडवांस दे देना। शॉर्ट टर्म लोन आपको पता चल ही गया, लोन है भाई, हमने किसी को दिया है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं हम। तो लाइबिलिटीज़ में देखो बेटा, सबसे पहले लाइबिलिटीज़ में हमारा होता है जो फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। दो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिक्स लाइबिलिटीज़। फिक्स लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो आप मोर देन 1 पीरियड के लिए लेते हो, जैसे कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, इट्स कॉल्ड फिक्स लाइबिलिटीज़। जो इतनी मतलब मोर देन 1 पीरियड के बाद पेमेंट करनी होती है, मोर देन 1 पीरियड के बाद पेमेंट करनी होती है। जस्ट लाइक अ डेबेंचर्स। डेबेंचर्स क्या होता है? डेबेंचर जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी लोन। इसके लिए आपको सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तभी आपको डेबेंचर्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है आपने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया आपने 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का। वो बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड जस्ट लाइक अ पेपर, प्राइवेट कंपनी पेपर और गवर्नमेंट पेपर। प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट क्या करते हैं बेटा, अपना कुछ बॉन्ड्स निकालते हैं और बोलते हैं कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अगर आप उनको ख़रीद लेते हो तो कंपनी या गवर्नमेंट आपको वो इंटरेस्ट पे करेगी। उन पेपर्स को आप बॉन्ड्स बोलते हो। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं। देखो बेटा, इसमें 2 और होती हैं। एक होता है मोर्टेज, और भी होती हैं लेकिन काम की यही है, मोर्टेज और पेंशन ऑब्लिगेशंस। ये तो पढ़ा ही होगा, जो आपने पेंशन पे करनी होती है। मोर्टेज क्या होता है? अगर आप घर खरीदने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, कुछ खरीदने, असेट्स खरीदने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो उसको मोर्टेज बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चे अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पर। देखो करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारा आ रहा है क्रेडिटर, ठीक है। when we purchase goods to other person on credit, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। जिसको आपको पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिटर बोला जाता है, चाहे आपने माल खरीदा है उधार में, चाहे आपने उससे उधार लिए हैं। बिल्स पेबल जस्ट लाइक अ बिल रिसीवेबल, उसमें हम खरीद रहे थे, इसमें हम बेच रहे हैं, तो हम भी किसी को उधार में ऐसे कैसे बेच दें, तो हम भी बिल बना के बेचते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। समझ में आ गया? तब उसको देते हैं उधार में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है बकाया। जैसे कि मान लो अभी अक्टूबर ख़त्म हो गया, मैंने रेंट अक्टूबर का नहीं दिया, नवंबर आ गया, तो नवंबर में वो अक्टूबर का रेंट जो है बकाया रेंट कहलाएगा, बकाया रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ में आ गया? तो वो आपको देना पड़ेगा, किसी पर्सन को पे करना पड़ेगा। ऐसे होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? कभी कभी कंपनी को ना बैंक वालों से उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, तब भी पे करवाने पड़ते हैं। 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, जैसे आपकी टर्म एंड कंडीशन है जो बैंक से कैसी हैं वो डिपेंड करता है। तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आपने पे करवा दिए बैंक से, और बैंक ने कर दिए क्योंकि आप उसके अच्छे ग्राहक हो, तो ऐसे में वो जो ज़्यादा पैसे पे कर देता है ना आपके अकाउंट से भी ज़्यादा, उसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्रेडिट का लोन होता है, इसका मतलब होता है हमने किसी से लोन लिया है। डेबिट होता है तो इसका मतलब है लोन दिया है, और क्रेडिट होता है तो लोन लिया है। इसके बाद आता है हमारा एक्कर्ड कमीशन, एक्कर्ड एक्सपेंसेस। एक्कर्ड एक्सपेंसेस क्या होती है? अब कोई क्या कहते हैं, मैं किसी के पास कोई सॉरी बच्चे, मैं एक्कर्ड एक्सपेंसेस का मतलब है बेटा खर्चा हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा, इट्स कॉल्ड एक्कर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे कि आपने किसी से कहा था भाई मेरा माल बेच दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, कमीशन पे कर दूंगा, आपका माल भी बिक गया लेकिन आपने कमीशन पे भी नहीं करी उसको, तो पे करनी पड़ेगी, इसलिए एक्कर्ड एक्सपेंसेस बोल देते हैं उसको। शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट पता ही है आपको, और एडवांस रिसीव। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हम इन एक्सपेंसेस को देखें तो ये बहुत सारी एक्सपेंसेस मैंने लिखी हैं, इससे ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी एक्सपेंसेस होती हैं। आपको क्या करना है,
समझना। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे होते हैं, जैसे घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं ऐसे कंपनी में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। कुछ मैंने लिख दिए हैं, इनको पढ़ लेना, जो आपको ना समझ में आए उसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू, जैसे एक्सपेंसेस होती है ऐसे रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है हमको इनकम होती है, हमारे पास पैसे आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिख दी हैं, और भी होती हैं, आप इन्हीं को पढ़ लेना, ज़्यादातर यही यूज होती हैं, ठीक है। जो ना समझ में आए नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। वैसे देखो इसमें, वैसे आप इसमें कुछ समझने वाला कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। एक डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन क्या होता है, जब आप फिक्स असेट्स को यूज करते हो ना तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है, किसी ना किसी रेट से। तो उस रेट को ही डेप्रीशिएशन बोला जाता है, जिससे वो कम होती है। बैड डेट्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो आपका पैसा नहीं देने वाले हैं, उनको बैड डेट्स बोलते हैं। बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं। फ्रेट का मतलब जब आप मान लो आप बाई शिप आप माल लेकर आ रहे हो तो उस समय आपको फ्रेट देना पड़ता है, ठीक है। आ गया समझ में। बैंक चार्जेस और तो सारे तुम्हें पता ही होंगे, और कुछ इसमें ऐसा लिखा नहीं है। आप देखो बेटा, पर्सनल रियल और नॉमिनल, ये 3 अकाउंट है। तो मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, जितने भी फिक्स असेट्स हैं और कैश, फिक्स असेट्स के साथ में कैश और लिया हुआ अब इसमें, ये सारे के सारे रियल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि फिक्स असेट से आपका कोई भाई भतीजे वाला कोई रिलेशन नहीं बना सकते हो आप, यार दोस्त वाला, फ्रेंड वाला, या कोई रिलेशन नहीं बना सकते हो। आपने कार खरीद ली, कार आपकी हो गई, ठीक है, लेकिन क्या कार से क्या रिलेशन बना? कार कोई बहन भाई है, कोई क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स है? नहीं है ना, तो आप उससे कोई रिलेशन नहीं बना सकते हो। कोई भी आप ऐसी चीज़ परचेस करते हो जो लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है, तो वो आपके रियल अकाउंट में जाती है। समझ में आ गया। ऐसे ही कैश भी आपका रियल अकाउंट में जाता है, बट बैंक रियल अकाउंट में नहीं जाता, बैंक पर्सनल में जाता है, क्योंकि बैंक जो है बैंक अकाउंट जो है किसी ना किसी पर्सन के नाम से ही खुलता है। अगर मैं बात करूँ बैंक के बाद जितनी भी ये असेट्स लिखी हुई है, जितनी भी ये लाइबिलिटीज़ लिखी हुई है, चाहे फिक्स हो, चाहे करेंट लाइबिलिटीज़ हो, चाहे फिक्स लाइबिलिटी हो, और ये जो करेंट असेट्स है कैश को छोड़कर, ये सभी के सभी पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। ये सभी के सभी पर्सनल अकाउंट में जाते हैं, या किसी न किसी पर्सन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, ठीक है। तो किसी न किसी पर्सन को इफेक्ट करते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई अक्टूबर का रेंट जो है आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट देना है अक्टूबर का, तो किसको दोगे? लैंडलॉर्ड को ही तो दोगे। तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, वो रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में चला जाता है। ऐसी आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्कर को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो वर्कर में चली जाएगी। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होती है, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, ये सभी क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को शो करती हैं, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में चली जाती हैं। बच्चों समझ में आ गया। लाइबिलिटीज़ भी सारी पर्सनल अकाउंट में ही जाती है, क्योंकि ये आउटसाइड वालों को ही देनी पड़ती है। क्लियर? वेरी गुड बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जाती है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दिखाई दे तो उसको नॉमिनल में डाल देना। लाइबिलिटीज़ दिखाई दे और करेंट असेट्स दिखाई दे तो उसको पर्सनल में डाल देना, ठीक है, कैश को छोड़कर। कैश और फिक्स असेट्स दिखाई दे तो उसको रियल में डाल देना। हो गया ना बेटा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो बेटा, अब इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद में मॉडर्न अकाउंटिंग आता है। तो मॉडर्न अकाउंटिंग तो ट्रेडिशनल से भी आसान है। यहाँ पर तो सारे अकाउंट अलग अलग खोल रखे हैं, असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और कैपिटल। जितने भी असेट्स हैं, चाहे फिक्स हैं चाहे करंट है, सारा इसमें डाल दो। लाइबिलिटी चाहे फिक्स है चाहे करंट है, सारे इसमें डाल दो। एक्सपेंसेस सारी इसमें डाल दो, रेवेन्यू सारी इसमें डाल दो, कैपिटल इसमें डाल दो, ठीक है। दिस इज़ ईजियर देन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसको डेबिट कर दो, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट कर दो, एज सिंपल एज दैट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जो आया है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जो आया है उसको डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। जैसे कि सपोज करो कि आपने टीवी खरीदी, तो टीवी आप ले आए तो टीवी को डेबिट कर दो, क्योंकि टीवी कोई पर्सन तो है नहीं, तो टीवी को डेबिट कर दो। अगर आपने मशीन बेच दी तो मशीन को क्रेडिट कर दो। समझ में आ गया। नॉमिनल अकाउंट होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, और ऑल इनकम एंड क्रेडिट गेन्स ऑलवेज क्रेडिट।
समझ में आ गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आ गया। डेबिट क्रेडिट के रूल समझ लो, बस ये अभी अगर समझ लेते हो आप तो बस समझ लो आपका आधी बुक तो हो गई। वो मैं आपको करवा दूंगा, मैं आपकी इसकी और वीडियो डालूंगा, कुछ प्रॉब्लम होती है तो और भी वीडियो डालूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो जो असेट्स होते हैं, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स, अगर इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया। और जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं ऑलवेज डेबिट होती है, ऑलवेज डेबिट होती हैं। लाइबिलिटीज़ असेट्स की अपोजिट चलती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। और जितना भी हमारा रेवेन्यू होता है, जितना भी हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जो है इंक्रीज होता है हमेशा। देखो बेटा बैटरी लो हो चुकी है, हो सकता है इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं। देखो बेटा जितना भी हमारा रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू हमेशा जो है क्रेडिट होता है, क्योंकि रेवेन्यू ऑलवेज बढ़ेगा तो ऑलवेज क्रेडिट होगा। कैपिटल जो है अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट बच्चे। ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, मैं आपको कराऊंगा, क्लासेस लूँगा। और ये ध्यान रख लेना, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दूंगा। ये ध्यान रख लेना 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर मैं आपको इन्हीं चीज़ों से समझाऊंगा सारे के सारे, और आपको आ जाएंगे। 9 के बाद आपको 10 भी आ जाएगा, कैश बुक भी बनानी आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, इससे पहली वाली वीडियो 2-3 बार देख लो। और उसके बाद देखो आप चैप्टर नंबर ये डेबिट और क्रेडिट रूल वाला करना, डेबिट एंड क्रेडिट रूल, डेबिट एंड क्रेडिट रूल। पहले आप इसको करना, ये आप सारा का सारा खुद ही कर लोगे। इस चैप्टर को करना, डेबिट एंड क्रेडिट रूल वाले को। ठीक है। उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप करना, आपका सारा हो जाएगा। अकाउंट इज़ वेरी इजी। समझ में आ गया बेटा। बाय।